गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने मूल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर जो है उसको शुरू करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, देखिए हम आपको कल प्रॉमिस किए थे ना कि आज से हम शुरू करेंगे, तो आज हम मूल कॉन्सेप्ट का वीडियो डाल रहे हैं। देखिए मूल कॉन्सेप्ट में हम लोग शुरू कर रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट से। मूल कॉन्सेप्ट में केमिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। केमिस्ट्री में जो बेसिक टॉपिक है हम मूल कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, मूल कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आप जान लीजिए कि कोई एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एटम को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, नीचे जेड और ऊपर ए से ए दिखाते हैं। जेड क्या होता है? जेड एटॉमिक नंबर होता है। जेड को कहते हैं एटॉमिक नंबर। जेड को एटॉमिक नंबर कहते हैं और ये हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। मतलब ये हमेशा p के बराबर होगा। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन के बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जेड एटॉमिक नंबर कहलाता है, ये प्रोटॉन के बराबर होता है। ये इलेक्ट्रॉन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब नहीं होगा ये आगे देखेंगे। ए को बेटा मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मास नंबर ये हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। कहने का मतलब n प्लस p के बराबर होता है। तो हम फार्मूला याद क्या रखेंगे? a बराबर, हम फार्मूला याद रखेंगे a बराबर p प्लस n, और यहाँ पर याद रखेंगे बेटा z बराबर p इजकल टू n। ये दोनों फार्मूला हम याद रखेंगे। हाँ, जेड हमेशा प्रोटॉन के बराबर होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइए एग्जांपल से ही जल्दी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, ये 11 है, ये 23 है। इस पर कोई चार्ज नहीं झलक रहा है। यदि कोई एटम पर चार्ज आपको न झलके तो याद रखिएगा जेड हमेशा किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के, और यही इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो मास नंबर है ये 23 है। 23 को बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? p प्लस एन। यदि 11 यहाँ उठा के पुट करें तो कितना हो जाएगा? 23 बराबर 11 प्लस एन, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 12 सिंपली। तो अब इतना काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऊपर से घटा के बता देंगे जल्दी से। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ हम देख रहे हैं कैल्शियम, ये 20 है और ये 40। अब बताओ इस पर कोई चार्ज नहीं है तो हर हाल में जेड किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के, और प्रोटॉन जेड बराबर कितना हो गया? 20, और यही प्रोटॉन होगा, यही इलेक्ट्रॉन होगा। और न्यूट्रॉन कितना बताओगे बेटा? न्यूट्रॉन ऊपर से घटा देना, डायरेक्ट 20 आ जाएगा। आ गया समझ में? उसी तरह यदि हम बोले मैग्नीशियम Mg, यहाँ 12 होता है, यहाँ 24 होता है, तो क्या लिखते हो? इसका जेड कितना लिखोगे? 12, यही इलेक्ट्रॉन होगा, यही प्रोटॉन होगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितना बताओगे? ऊपर से घटा देना बेटा, कितना आ जाएगा? 12 ही आ जाएगा। आ गया समझ में? मगर हाँ, यदि मान लो इस पर माइनस चार्ज होता, ये 16 और ये 32 होता, तो जेड तो हमेशा 16 होता और ये प्रोटॉन के बराबर होता, नो डाउट। मगर यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना लिखते? 16 में 2 जोड़ देते, माइनस है ना। देखो सल्फर 2 माइनस कैसे बना होगा? सल्फर जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा तो सल्फर 2 माइनस बना होगा। इसमें यदि न्यूट्रल सल्फर होता तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते, नो डाउट, मगर 2 ले लिया तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। आगे समझ में? तो सल्फर 2 माइनस में अब बार बार ये काम नहीं करेंगे। सल्फर में माइनस होगा तो 2 जोड़ देंगे, कितना आ गया? जितना प्रोटॉन उससे 2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 18। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? ऊपर से घटा देना डायरेक्ट, कितना आ जाएगा? 16। आ गया समझ में? तो ये हुआ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन। ठीक है, उसी तरह यदि जैसे मान लो कैल्शियम +2 होता, ये 20 होता, ये होता आपका 40, तो इसमें जेड कितना बताते? ये तो हर हाल में 20 बताते, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी कितना बताते? 20 बताते, मगर इलेक्ट्रॉन कितना बताते? अब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया, इसलिए 2 एक्स्ट्रा प्लस चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 18। और न्यूट्रॉन कितने बचेंगे? न्यूट्रॉन भी 20 बचेंगे। अच्छा, ये बना कैसे होगा? जैसे कैल्शियम +2 + 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। यहाँ देखो, इस शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखो ये बना कैसे होगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं
कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया होगा तो कैल्शियम बन गया होगा कैल्शियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम में तो नो डाउट 20 इलेक्ट्रॉन होते मगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया ना तो इसके पास कितने बचेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। आ गया समझ में, यही कारण यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन लिखा गया है। क्लियर है सबको? अब मेरी बात समझो, जो हम बात बोल रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन का ही नंबर क्यों चेंज किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं चेंज किया? तो इसका जवाब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में छुपा हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में छुपा हुआ है कि एटम को जब तोड़ा गया, एटम जब टूटा था बेटा, तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल में टूटा था। किस में? प्रोटॉन में, जिसको ऐसे दिखाते हैं। न्यूट्रॉन में क्या बेटा, क्या दिखाते हैं? 0 1 न्यूट्रॉन को दिखाते हैं। और इलेक्ट्रॉन में टूटा था -1 0 दिखाते हैं। ये दोनों तो न्यूक्लियस में पड़ा होता है। कहाँ पड़ा होता है? न्यूक्लियस में। जबकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता रहता है? सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटता रहता है। ऐसा ही होता है। बेसिक स्ट्रक्चर सब लोग ऐसा ही जानता है, ऐसा ही नहीं जानते हो? यही बच्चा में भी पढ़ाया गया है। मतलब ये रहा तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन बाहरी सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। तो जो भी लेन देन होता है वो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो शांत बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो इनके नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए जेड हमेशा किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के। हाँ, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है जब उस पर कोई चार्ज ना हो। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी जब निगेटिव चार्ज होगा, कम हो जाएगी जब पॉजिटिव चार्ज होगा। अब शायद आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। अब कुछ बातें और करते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये हम इरेज कर रहे हैं, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है हर चीज़, ठीक है? अब मेरी बात देखो इधर। तो ये तो हल्का हल्का सवाल लिए। यदि हम पूछ देते कि बता CH4 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, CH4 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसको पकड़ के तोड़ लेना बेटा। C+4 हाइड्रोजन, C+4 हाइड्रोजन, मतलब CH4 मॉलिक्यूल को पकड़ के तोड़ लेना, C+4 हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मगर ऐसे 4 है, तो 4 × 1 कितना हो गया? 4 × 1 इलेक्ट्रॉन, सब में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हो गए? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। 4 × 1 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। आ गया समझ में? उसी तरह हम पूछ सकते थे कि अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ। तो अमोनिया को पकड़ के तोड़ लेते आप, अमोनिया को पकड़ के तोड़ लेते, 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका कितना हो जाता? 3 × 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते बेटे? दोनों को कंबाइन कर लेते, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते। उसी तरह वाटर को यदि आप पकड़ के तोड़ लेते, यदि हम पूछते कि वाटर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बता दे, तो वाटर को पकड़ के तोड़ लेते, किस में टूटता? 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन में। 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 × 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे हो कुछ स्पेशल बात कि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। ऐसा स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उनको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो एक टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किनको कहोगे बेटा? स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो ऐसे स्पीसीज हैविंग, क्या बोलोगे? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे अभी एग्जांपल देखा, CH4, उसके बाद बोलो अमोनिया, उसके बाद बोलो वाटर। हाँ, तुम्हारे ख्याल में आ रहा है, हम समझ रहे हैं। F-1b, सोडियम +1b, क्योंकि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 11 में से 1 घटा दोगे ना बेटा, यहाँ 9 में 1 जोड़ दोगे ना, इसलिए इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल हो गए। आ गया समझ में? क्लियर है? ये सारा फंडामेंटल क्लियर है, ये सारा फंडामेंटल क्लियर है। चलिए,
तो ये फंडामेंटल क्लियर। अच्छा कोई पूछ दे कि बता इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 10 प्रोटॉन ही हो जाएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसीज है ना। न्यूट्रल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें भी 10 प्रोटॉन है। इसमें कितने प्रोटॉन है, इसमें भी 10 प्रोटॉन है। हाँ इसमें पूछ देते न्यूट्रॉन बता, न्यूट्रॉन बता, तो कितने न्यूट्रॉन बताता आप, सिर्फ इसमें बताता न्यूट्रॉन। यहाँ 12 था ना बेटा, 12 में से 6 घटा देता, कितना आता, 6 न्यूट्रॉन आते इसमें बस। मतलब CH4 में मात्र 6 न्यूट्रॉन होते। इसमें कितने न्यूट्रॉन होते, 7 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता नहीं है, क्यों, ऊपर से नीचे घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0। हाइड्रोजन ही एक ऐसा स्पीसीज है, एक ऐसा एटम है या एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बता देते बेटा, यहाँ 8 न्यूट्रॉन बता देते, और इस तरीका से हम इनको पूरा कर देते। आ गया समझ में। आगे आते हैं। आगे जो हमको पढ़ना है बेटे वो है, आगे जो हमको पढ़ना है वो है मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल क्या बला है, बहुतों का सरदर्द है ये मोल। पता नहीं कितने बच्चों का जिंदगी ले लिया है ये मोल। जैसी मोल का नाम सुनते हैं उनका हवा टाइट। मोल देखिए, मोल कुछ नहीं है बेटा, मोल एक नंबर है। कितना नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23। जहां इतना नंबर देखो पकड़ के इसको एक मोल बोल दो, यही एक मोल है, यही एक मोल है। और यही 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में मौजूद एटम की संख्या है। कितना, 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में 1 मोल होता है, और 1 मोल में इतना नंबर होता है, और इसी को 1 मोल बोल दिया गया। और इसी 1 मोल को एक वैज्ञानिक के नाम पर एवोगाद्रो नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रोज नंबर। कौन सा नंबर, एवोगाड्रो का नंबर, एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, फिर से सुनो, 1 मोल का मतलब इतना, जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 ना बेटा, 1 दर्जन का मतलब 12 ना, 2 दर्जन का मतलब 24 ना। तो दर्जन हमारे दैनिक जीवन में यूज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम छोटे नंबर से काम करते हैं। अब एटम मॉलिक्यूल की संख्या तो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एक बड़ा नंबर को मोल बता दिया गया। जैसे हम 12 को देख के 1 दर्जन बता देते हैं ना, बस जहां 12 देखे वहां 1 दर्जन बोल दिए, जहां 24 देखे 2 दर्जन बोल दिए। उसी तरह जहां पर ये नंबर देखेंगे, जहां ये नंबर देखेंगे इसको 1 मोल बोल देंगे। जैसे एग्जांपल देखो, हमको कहीं पर दिखा हुआ है, यदि हमको कहीं दिख जाए 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम दिख जाए, तो इसको हम बोल सकते हैं ना बेटा 1 मोल हीलियम एटम। क्या बोल सकते हैं, 1 मोल हीलियम एटम। उसी तरह यदि हमको कहीं दिख जाए 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिख जाए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिख जाए, तो क्या बोलेंगे, 1 मोल क्या बेटा, O2 मॉलिक्यूल। आ रहा है समझ में। उससे कोई मतलब नहीं है कि आगे क्या लिखा हुआ है, इतना को बस मोल बोल देना है। ये एक नंबर है जिसको आप मोल बोलोगे। जैसे मान लो 6.022 इंटू 10⁻23 एल्युमिनियम आयन दिख जाए, एल्युमिनियम आयन दिख जाए, तो इससे कोई मतलब नहीं, ये मोल हो गया। क्या लिखोगे बेटा, 1 मोल क्या, Al+3 आयन। आ गया समझ में। जैसे तुमको 12 कलम बोले तो भी 12 ही लेके आओगे, 1 दर्जन कलम बोले तब भी 12 लेके आओगे, 1 दर्जन अंडा बोले तो 12 लेके आओगे, 1 दर्जन आदमी बोले तो भी 12 ही लेके आओगे। कहने का क्या मतलब, इतना को फिक्स कर दिया गया। जैसे 12 को फिक्स करके 1 दर्जन बना दिया गया, उसी तरह इतना को फिक्स करके 1 मोल बना दिया गया। बात खत्म, एक नंबर जिसको मोल बना दिया गया। ठीक है, आ गया समझ में। ताकि कन्वेंशनल आसानी हो, इतना नंबर हमको बार बार ना बोलना पड़े। इतना नंबर, ये यदि संख्या गिनोगे बेटा तो ये बहुत बड़ी संख्या है, तो इस संख्या को बोलने से बचने के लिए इतना देखा, 1 मोल बोला, बात खत्म। आ गया समझ में। अब देखो, जैसे हम आपको कह रहे हैं क्या, इतना मोल में इतना जब भी देखोगे तो उसको 1 मोल बोलोगे। तो यदि 12.044 इंटू 10⁻23 देखोगे तो 2 मोल बोल देना। कैसे निकाला 2 मोल बेटा, जितना पार्टिकल था ना, यदि 2 मोल देखा, कितना बता दिया बेटा, 12.044 इंटू 10⁻12.044 इंटू 10⁻23 देखोगे तो 2 मोल बोलोगे। कैसे बोलोगे, जितना पार्टिकल हमने बोला अभी 12.044 इंटू 10⁻24, उसमें आपने इस नंबर से भाग दे दिया,
जैसे 24 केला दे के पूछे कै दर्जन, तो कैसे निकालोगे? 24 डिवाइडेड बाय दिस नंबर, 24 डिवाइडेड बाय 12, 2 दर्जन आ जाएगा। उसी तरह एक नंबर दिया हो और आपसे मोल पूछा हो तो कैसे बताओगे? जो नंबर दिया है उसमें इससे भाग दे देना, सिंपली बात। ये आपके बेसिक पर है, क्योंकि एक मोल का मतलब इतना पार्टिकल इकट्ठा करना है, इतना पार्टिकल इकट्ठा करना है। तो 2 मोल का मतलब इसका दुगुना पार्टिकल इकट्ठा करना होगा, 3 मोल का मतलब इसका तिगुना पार्टिकल इकट्ठा करना होगा। तो हम एक फॉर्मूला दे रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का फर्स्ट फार्मूला दे रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का। इसको फर्स्ट फार्मूला बोला जाता है, फर्स्ट फार्मूला बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला बोला जाता है नंबर ऑफ मोल्स का। एन बराबर बोलते हैं गिवन नंबर बाय एवोगाद्रो नंबर। कौन सा नंबर बेटा? एवोगाद्रो नंबर, Na लिख देते हैं बेटा इसको n। तो शॉर्ट फार्मूला मेरा क्या हो गया? n बराबर n बाय Na। क्या होता है? n बराबर n बाय Na। यही मोल होता है बेटा, यही मोल है। मोल बराबर n बाय Na, मतलब जो भी नंबर दिया रहेगा उसको एवोगाद्रो नंबर से भाग दे दोगे, तुम्हारा मोल आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन आपको कराएं, जैसे आपको क्वेश्चन कराएं, ध्यान से देखो। यदि हम एक क्वेश्चन दें आपको, कहता है कि 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 हीलियम सैंपल आपको दिया हुआ है, हीलियम सैंपल दिया हुआ है, पूछता है कि मोल कितने हो गए। तो बच्चा बोलेगा, कैसे बोलेगा? n बाय Na। क्या बोलेगा? n बाय Na। कितना पार्टिकल दिया हुआ है? 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सब छम हो गए, कितने आ गए? 2 मोल। तो 2 मोल क्या आया? हीलियम, हीलियम का एटम आया 2 मोल। समझ में आया? तो ये आसान है बेटा, बहुत आसान है, बस आपको एक नंबर से खेलना है। हाँ, ये नंबर थोड़ा सा टफ, सोचने में आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, मगर ये है बहुत आसान, ठीक है। कुछ दिन का प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको तुरंत आ जाएगा। ये नहीं है कुछ मोल तोल, ठीक है। पूरा केमिस्ट्री हलवा है, पूरा केमिस्ट्री हलवा है बेटे। जैसे मान लो क्वेश्चन क्या आया, जैसे ये क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन आया कि 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 ओजोन सैंपल है। ओजोन समझ रहे हैं ना? ओजोन जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में मौजूद है, अल्ट्रा वायलेट रे को एब्जॉर्व कर लेता है, वही वाला। तो इतना पार्टिकल, इतना सैंपल ऑफ ओजोन दिया है। पहला पूछ रहा है कि बता मोल कितने होंगे। कैसे निकालेंगे बेटा मोल? मोल बराबर n बाय Na। बोलो जल्दी, n बाय Na। n कितना हो गया बेटा? ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये वैल्यू कट गया, ये वैल्यू कट के 1/2 हो गया। कितना मोल आ गया? हाफ मोल। हाफ मोल कितना आ गया बेटा? हाफ मोल। समझ में आया? हाफ मोल। मगर इसी सवाल को हम आपको चेंज करके भी दे सकते थे। कैसे देते? कहते कि 5 मोल ओजोन है, 5 मोल ओजोन है। कहते पहला सवाल पूछते फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता। तो कैसे बताता? 1 मोल का मतलब कितना होता है बेटा? 1 मोल का मतलब एवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो 5 मोल का मतलब 5 मोल का मतलब 5 Na। 1 मोल का मतलब Na, तो 5 मोल का मतलब 5 Na। तो इसमें कितना मॉलिक्यूल हो जाता? 5 Na। कलम उठाने की भी जरूरत नहीं, नो नीड टू अपलिफ्ट द पेन। पेन को उठाने की भी जरूरत नहीं है, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है कि भाई आप पेन उठा के बकवास करें, ठीक है। ये सब सवाल यहीं हो जाता है। कितना है? 5 मोल ओजोन का मतलब होता है 1 मोल का मतलब होता है Na पार्टिकल। Na पार्टिकल। ओजोन क्या है? मॉलिक्यूलर सैंपल है, मॉलिक्यूलर सैंपल है कि एटॉमिक सैंपल है? मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम जुड़े होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? कलेक्शन ऑफ एटम को ही क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होंगे, तो 5 मोल में कितने होंगे? 5 Na मॉलिक्यूल। तो इसका जवाब 5 Na, इसका आंसर 5 Na। नहीं तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, n बराबर क्या लिख लें? n बाय Na। यहाँ कितना पुट कर दें? 5। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? 5 Na। इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर लें, 5 Na, मतलब 5 Na हो गया इसके मॉलिक्यूल्स। बी सवाल आपसे पूछ सकता था कि नंबर ऑफ ओ एटम बता, नंबर ऑफ ओ एटम। अब ये सवाल टिपिकल हो गया, अब ये सवाल थोड़ा सा टफ हो गया। किस हिसाब से? अब देखो, जो बच्चा को समझ में नहीं आया कि ओजोन के अंदर में एटम है, मॉलिक्यूल किससे बना होगा? एटम से। तो हम एक मॉलिक्यूल एज्यूम करते हैं। ये देखो,
इस मॉलिक्यूल को पकड़ के तोड़ लिया, कितना एटम बना? 3। तो तुम देखो एक मॉलिक्यूल से 3 एटम बन रहा है, तो मेरे पास कितना मॉलिक्यूल मौजूद है भाई? 5Na मॉलिक्यूल मौजूद है। तो एटम कितना बन जाएगा? 3 × 5Na कितना बन जाएगा? 15Na। कितना मॉलिक्यूल बन जाएगा? 15Na। खत्म। एक मॉलिक्यूल से 3 एटम बन रहा है तो 5 मॉलिक्यूल से कितना बन जाएगा? 15Na मॉलिक्यूल बन जाएगा। आया समझ में? तो ये सब सवाल हलवा सवाल हैं। कैसे सवाल हैं? हलवा सवाल हैं। ठीक है, अब जो हम बात बताने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। देखो एक टर्म होता है AMU, एक टर्म होता है AMU, इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसी को यूनिफाइड मास भी कहते हैं, यूनिफाइड मास भी कहते हैं। इसी को डाल्टन्स मास भी कहते हैं, डाल्टन्स मास भी कहते हैं। बहुत सारा नाम है इसके, ठीक है। कहाँ यूज हो, ये क्या है? तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। चलिए हम आपको टास्क देते हैं कि आप लार्जेस्ट यूनिट हमको बताइए। जो बताएगा उसको 1 कलम इनाम देंगे, पक्का गारंटी, उनके घर पर भेज देंगे। फिर से सुन लीजिए, आपको लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास क्या है, ठीक है। तो AMU स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास है। कहाँ यूज करते हैं भाई साहब? इसको यूज करते हैं टू डिफाइन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कहने का मतलब मास ऑफ 1 एटम। एकदम सुन लीजिए कान खोल के, मास ऑफ 1 एटम या फिर मॉलिक्यूलर मास। कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही चीज है। यूज टू डिफाइन एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, या फिर मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। ये होता कितना है? तो AMU का जो वैल्यू निकाला जाता है, AMU का जो वैल्यू निकाला जाता है, ये शायद नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख रहे हैं। AMU का जो वैल्यू निकाला जाता है, AMU का जो वैल्यू निकाला जाता है बेटे, वो कितना निकाला जाता है? AMU का जो वैल्यू निकाला जाता है 1 AMU का, मतलब AMU का जो वैल्यू निकालते हैं, 1 AMU का वैल्यू जो निकालते हैं, 1 जो AMU का वैल्यू निकालते हैं, ये कितना निकालते हैं? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 आइसोटॉप। यही लिखते हैं बेटा, यही डेफिनेशन है। 1 एटम ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, ठीक है। कार्बन के बहुत सारे आइसोटॉप होते हैं, 12 भी होता है, 13 भी होता है, 12 भी होता है, 13 भी होता है, और कौन होता है? 14 भी होता है। 14 से तो कार्बन डेटिंग करते हैं, पता है ना। तो 1 AMU का मतलब, ये थोड़ा उधर चला गया है, यहाँ लिख देते हैं। 1 एटम का मतलब 1 AMU का मतलब हो गया, 1 AMU का मतलब हो गया 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और इसका वैल्यू होता कितना है? तो एकदम 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मतलब ये देखा देखा सुना सुना है। हाँ जी, ये देखा देखा सुना सुना है। यही है मास ऑफ प्रोटॉन, यही है क्या? मास ऑफ प्रोटॉन। और अप्रॉक्स में यही है मास ऑफ न्यूट्रॉन। एकदम 1 AMU मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। आप रट लीजिए, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। 1 AMU 1.67 10⁻⁻24, यही मास ऑफ प्रोटॉन है और यही मास ऑफ न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी है, रट लीजिए, ठीक है। इतना ग्राम होता है और आज के डेट में इसी का यूज करते हैं बेटा। किस लिए? किस लिए? एक एटम या एक मॉलिक्यूल के मास को डिफाइन करने के लिए। जैसे समझिए, सोडियम के ऊपर 23 लिखा है, 23 सिर्फ मास नंबर है। ये 23, यदि हम सिर्फ 23 लिख रहे हैं, 23, तो 23 सिंपली मास नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मास नंबर। मास नंबर क्या बताएगा? ये प्रोटॉन और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बताएगा। किसको बताएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को बताएगा। मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन पड़े हैं, कितने न्यूट्रॉन पड़े हैं, इसकी संख्या को बताएगा और कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। मगर इस 23 के साथ हम पीछे में AMU लगा दिए तो ये कहलाएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब ये अब एक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी बन गया, ठीक है। और एक फिजिकल क्वांटिटी तब बना जब पीछे में AMU लगा दिए और ये बन गया एटॉमिक मास। मतलब अब कितने के मास को बता रहा है? मास ऑफ 1 सोडियम एटम। ये समझ गए ना?
तो आपका लाइफ जिंगा लाला हो जाएगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। मास ऑफ 1 सोडियम एटम। उसी तरह यदि हम कैल्शियम की बात करें तो यहाँ 40 है, सिंपली 40 लिख रहे हैं तो ये मास नंबर है भाई, ये मास नंबर है। ये सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताएगा, मगर 40 के साथ हमने AMU लिख दिया पीछे में तो ये हो गया एटॉमिक मास। ये बताएगा, क्या बताएगा, मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम। और एक बात जान लो, हम दुनिया में हर चीज के लिए एक जानने, यूनिट जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। कभी भी हम बल्क जानने में इंटरेस्ट, कभी सब्जी लेने जाते हो तो क्या बोलते हो, 1 किलो का भाव बताओ। 1 किलो का पता है तो 2 किलो का भी पता है, 50 किलो का भी पता है, 100 किलो का भी पता है। उसी तरह एक का हमको 40 AMU है तो 2 का 80 AMU होगा ही होगा, 3 का 120 AMU होगा ही होगा। एक का पता चलना चाहिए, उसके बाद तो हम सबका निकाल सकते हैं। आ गया समझ में, क्लियर। तो AMU लिख देना, AMU लिख देना एक को बताता है। और तुम ही सोचो ना, इतना एटम का मास इतना छोटा होता है कि इसको कौन चीज से नापोगे, बटखरा से कौन चीज से नापोगे। कौन ऐसा बटखरा बनेगा कि एक एटम के मास को नाप देगा, ऐसा कोई बटखरा नहीं है दुनिया में। तो उसी को डिफाइन करने के लिए एक नया यूनिट बनाया गया जिसको क्या बोला गया, AMU। तो एक AMU, अब ग्राम में तो एक एटम के मास को नाप नहीं सकते क्योंकि ग्राम बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो AMU बनाया गया किसको नापने के लिए, एक एटम के मास को। तो 2 एटम का कितना हो जाएगा, 40, एक का 40 है तो 2 का 80 हो ही जाएगा। उसी तरह आओ जैसे मॉलिक्यूल के भी बारे में बात करते हैं। जैसे H2SO4 है, नाम पता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, बच्चा जानता है यार, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड कितना हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। देखो बेटा इंडेक्स देखा जाता है, क्या देखा जाता है, इंडेक्स। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। बोलो कितना हो गया, 2 प्लस सल्फर का 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 4 × 16 कितना आ गया बेटा, ये 98। सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 98। लास्ट में AMU लगा दिया तो समझ जाना ये कितने, ये कौन सा मास है, इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, 1 मॉलिक्यूल मास, एक मॉलिक्यूल का मास, 1 मॉलिक्यूल मास। आ गया। एक मॉलिक्यूल का मास हमेशा किस में बताया जाता है, AMU में। किस में बताया जाता है, AMU में, ठीक है। उसी तरह वाटर कुमार को जानते हैं ना, वाटर कितना होता है वाटर में, वाटर को तोड़ोगे तो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन मिलेगा। इंडेक्स देख बेटा, 2 हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, टोटल कितना हो गया 18। इसके पीछे AMU लगाए तो ये कौन सा मास कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास। आ गया समझ में, एक मॉलिक्यूल का मास, इसी को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। उसी तरह CH4 देख, CH4 में 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 4 कितना हो गया 16। 16 के साथ AMU लगा दिए तो यही इसका क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आया समझ में, ये बात क्लियर हुआ, ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया, ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। तो देखिए आज जहां तक हम लोग सीखे हैं इससे आगे अगले क्लास में लेके चलेंगे। आज हमने एटम का बेसिक स्ट्रक्चर, मोल के बारे में कि मोल क्या है, मोल एक नंबर है और कुछ नहीं। मोल एक नंबर, जैसे 1 दर्जन एक नंबर, 1 दर्जन का मतलब एक नंबर 12 आ गया, 1 दर्जन क्लियर। उसी तरह एक नंबर, कौन सा नंबर, 6.022 × 10⁻23 वाला नंबर। इतने को कलेक्ट करके मोल बना दिया गया। इतना को जहां इकट्ठा किया जाएगा वो 1 मोल कहलाएगा। आ गया समझ में। उतना ही एटम कार्बन के 12 ग्राम में मौजूद होता है, उतना ही एटम कार्बन के 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटॉप में मौजूद होता है। उसी को 1 मोल स्टैंडर्ड बनाया गया है। AMU का उपयोग एक एटम के मास को नापने के लिए करते हैं। यह दुनिया का सबसे छोटा मास का यूनिट है, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट मास का यूनिट है। आपको पता करके बताना है। टाइम का सबसे लार्जेस्ट यूनिट, सुन लीजिए, टाइम का सबसे लार्जेस्ट यूनिट, टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मास का सबसे लार्जेस्ट यूनिट, मास का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमने बता दिया, लेंथ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट और लेंथ का सबसे लार्जेस्ट यूनिट। ये आपका होमवर्क है, जो करके रखेगा उसको 1 कलम इनाम में देंगे। अगले लेक्चर में देखते हैं, अगले लेक्चर में दूसरा लॉ पढ़ाएंगे बेटे, दूसरा रूल पढ़ाएंगे, दूसरा फार्मूला आपको देंगे, दूसरा फार्मूला देंगे मोल का, ठीक है। जब
जब हमको वेट दिया रहेगा। अभी तक हम कौन सा फॉर्मूला सीखे? अभी जब क्या सीखे? जब हमको नंबर दिया रहेगा, कुछ काउंट करके कुछ नंबर दिया रहेगा तो मोल कैसे निकालेंगे। जो भी नंबर दिया रहेगा उसको एवोगाद्रो नंबर से सिंपली डिवाइड करेंगे, वो हमको मोल दे देगा। आ गया समझ में? जैसे हमको 96 केला दे दिया और पूछा दर्जन कितना है, तो 96 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। उसी तरह जो नंबर दिया रहेगा उसमें एवोगाद्रो नंबर से भाग दे देंगे, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 से भाग दे देंगे, जो बनेगा वो मोल कहलाएगा। थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं। गुड लक।